नमस्कार रेल साथियों। इस वीडियो में हमने लिया है सीनियर क्लर्क का पेपर लिया है और ये सीनियर क्लर्क का पेपर आपके वेलफेयर इंस्पेक्टर एपीओ CSWLI OS जूनियर क्लर्क सीनियर क्लर्क इन सभी के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर क्लर्क। ये पेपर है जो आपके लेटेस्ट ही है, 25 अगस्त 2022 का ये पेपर है। और जो रेल साथी तैयारी कर रहे हैं वो चाहे जूनियर क्लर्क की तैयारी कर रहे हों, सीनियर क्लर्क की तैयारी कर रहे हों, CSWLI की तैयारी कर रहे हों, वेलफेयर इंस्पेक्टर की कर रहे हों, APO की कर रहे हों, उन सभी के लिए ये पेपर बहुत ही अच्छा पेपर है। और इस पेपर से आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, आपको आइडिया लगेगा किस दिशा में अपने को तैयारी करनी चाहिए, किस प्रश्नों के हिसाब से अपने को तैयारी को आगे ले जाना चाहिए, ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो मुख्यतः इन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और इन परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उनसे रिलेटेड कौन से प्रश्न हैं जो बार बार आपको यही प्रश्न हर पेपर में देखने को मिलता है, चाहे वो APO का पेपर हो या किसी भी प्रकार का पेपर हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर का हो, जूनियर क्लर्क का हो, सीनियर क्लर्क का हो। तो इस पेपर से बात यहाँ तैयारी की नहीं है, तैयारी सभी करते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से मटेरियल का उपयोग करना है, ऐसा हम क्या पढ़ें कि बहुत कम समय में एक अच्छी तैयारी हो जाए और हम पेपर के अंतर्गत मेरिट में अपना स्थान बना सकें। इन चीज़ों के लिए बहुत सी चीज़ों को सीखना पड़ता है, बहुत सा ध्यान देना पड़ता है इन चीज़ों के लिए कि हम किस प्रकार से पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ऐसा कौन सा मटेरियल पढ़ें, ऐसा कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ें, ऐसे कौन से नोट्स पढ़ें, ऐसा हम बुक्स में से और किताबों में से ऐसा क्या छांट के पढ़ें, कौन सा टॉपिक छांटें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ना है, कौन सा मटेरियल पढ़े हैं कि हम अपन बहुत कम समय में एक पेपर के अंतर्गत एक अच्छा स्कोर कर सकें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। पढ़ने के लिए जो मेरे पास डेली कॉल्स आ रहे हैं, रेलवे के अंदर जितने भी डिवीजन हैं और डिवीजन के मामलों में बहुत सा लोगों को कंफ्यूज हो रहा है कि सर डिवीजन हम 68 माने, 70 माने या 73 माने, कौन सा डिवीजन सही माने। तो जो रेलवे के जब हम लेटेस्ट प्रश्न पत्रों का अवलोकन करते हैं तो उन प्रश्न पत्रों में लेटेस्ट में ये माना गया है और ये पाया गया है
कि रेलवे में यदि आप पेपर के अंदर आप अपना नंबर लेना चाहते हैं तो अभी फिलहाल आपको एट प्रेजेंट में 68 डिवीजन ही मान के चलना पड़ेगा। रेलवे अभी जो रेल साथी 68 टिक करके आते हैं पेपर में, उन्हीं को सही मान रहा है और उन्हीं को नंबर दे रहा है। वर्किंग कंडीशन 68 है। उसी प्रकार हम जोन की बात करें तो 18 जोन पे अभी वो चल रहा है। रेलवे 18 जोन पे वो चल रहा है और 21 आरआरबी पे चल रहा है और 17 आरआरसी पे चल रहा है। तो इन चीजों में आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि आप 70 डिवीजन लगाते हैं और ऑप्शन में 70 डिवीजन हैं तो रेलवे आपको उसमें नंबर नहीं देगा। ये लेटेस्ट अपडेट जानकारी है, क्योंकि रेलवे अभी तक इन्हीं को रेलवे आंसर की के अनुसार और रेलवे के अनुसार इन्हीं को वो सही मान रहा है। तो आप भी अपना एक नंबर खोने के बजाय एक नंबर प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, चाहे भले ऑप्शन में 70 हो या 73 हो, आपको उनको वरीयता नहीं देनी है यदि आपको इस प्रश्न का नंबर चाहिए तो। अब इसमें सवाल यहाँ ये उठता है कि बहुत से लड़के तैयारी कर रहे हैं, रेल साथी तैयारी कर रहे हैं, उनको सभी को सफलताएं चाहिए। अब सफलता के लिए वो कहीं ना कहीं मटेरियल के लिए परेशान हो रहे हैं, बुक्स के लिए परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले, ग्रुप बी की एग्ज़ाम देने वाले, एओम है, ये है, ग्रुप बी अधिकारी की परीक्षाएं हैं, उनके लिए बहुत डेली फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, सभी डिवीज़नों से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। तो वो परेशान हो रहे हैं कि सर क्या है, क्या नहीं पढ़ें। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप काफ़ी रेल साथी हैं जिनको वो नॉलेज से वंचित है कि वो कौन सा मटेरियल पढ़ें, कौन सा पढ़ें, तो यदि आप टेक्स्ट बुक्स की बात करते हैं तो बुक के लिए मैं आपको यहाँ 2 बुक का सुझाव दूंगा। एक तो आप इसके लिए NB भट्टाचार्य की बुक आती है, NB भट्टाचार्य की बुक आती है, 7 पे कमीशन संस्करण, NB भट्टाचार्य और गोविंद लाल की बुक आती है, ये आप ले सकते हैं और आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बाहरी ब्रदर्स की महेंद्र नाथ चतुर्वेदी की जो दूसरी बुक है, बाहरी महेंद्र नाथ चतुर्वेदी है, महेंद्र नाथ चतुर्वेदी हैं, महेंद्र नाथ चतुर्वेदी हैं, वो आप बाहरी ब्रदर्स की आती है, बाहरी ब्रदर्स की आती है, वो बुक आप यहाँ ले सकते हैं। एक तो पहली बुक तो आप ये कर ही सकते हैं, NB भट्टाचार्य गोविंद लाल की आती है, ये बुक आप मार्केट से ऑनलाइन मंगा सकते हैं, दिल्ली में मिल जाएगी और कहीं भी दूसरे बड़े शहरों में भी मिल जाएगी। दूसरी बुक है जो आपके महेंद्र नाथ चतुर्वेदी की है, जो बाहरी ब्रदर्स की आती है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा इन बुकों को विस्तार रूप से पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि मेरे पास समय कम है, मुझे क्वेश्चन बैंक की जरूरत है, चाहे वो सीनियर क्लर्क के लिए हो या जूनियर क्लर्क के लिए हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए हो, CSWLI के लिए हो, OS के लिए हो, APO के लिए हो, AOM के लिए हो, ग्रुप बी अधिकारी के लिए हो, तो आप BR क्लासेज के नोट्स परचेज कर सकते हैं। BR क्लासेज आपको एक सटीक और सीधे से नोट्स आपको दे देगा। BR क्लासेज के आप नोट्स परचेज कर सकते हैं और ये नोट्स हमने बहुत ही कम मिनिमम फीस में रखे हैं। इसके लिए आप जो मैं ये नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इस पे आप ये नंबरों पे आप कांटेक्ट करेक्शन कर सकते हैं और नोट्स और सोल्ड पेपर आप यहाँ से प्रीवियस जो पेपर हैं एग्जाम के विभिन्न डिवीजनों के,
वो ले सकते हैं। 8003826408 है। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोग जिनके पास समय कम है वो क्वेश्चन बैंक, बिहार क्लासेस के नोट्स और सीधे इन चीजों के आप नोट्स ले सकते हैं। काफी रेल साथी परेशान होते रहते हैं, तो उनकी समस्याओं को देखते हुए बहुत ही कम दाम में आप ये जो 8003826480 है, इन पे आप अपना क्वेश्चन बैंक नोट्स, हस्तलिखित नोट्स और प्रीवियस सोल्ड पेपर आप ले सकते हैं। बहुत कम मिनिमम चार्ज में ले सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और रेलवे में पदोन्नति पाने के लिए आप लोग एक अच्छी तैयारी को आयाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल में हैं तो टेक्निकल के लिए राजीव महाजन और पीके चतुर्वेदी की बुक आती है। आप मैकेनिकल जेई या मैकेनिकल रैंकर जेई या ग्रुप बी अधिकारी AWM की टेक्निकल में आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास नोट्स भी हैं। आप हमारी बिहार क्लासेस के नोट्स भी ले सकते हैं टेक्निकल जेई के लिए, मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल की बात बोल रहा हूँ साथियों, ओनली मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल में आप जेई का ले सकते हैं, ग्रुप बी AWM वगैरह का ले सकते हैं और रैंकर जेई का भी ले सकते हैं। और अगर आपको टेक्स्ट बुक लाने की इच्छा है तो आप एक नॉलेज के लिए राजीव महाजन और पीके चतुर्वेदी की बुक आती है, तो राजीव महाजन और पीके चतुर्वेदी की आप टेक्स्ट बुक ले सकते हैं। ये टेक्निकल वालों के लिए है, क्योंकि जो बिहार क्लासेस का जो चैनल चलाया जा रहा है वो 4 रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए चलाया जा रहा है। तो काफी रेल साथी ऐसे हैं जो डायरेक्ट बाय RRB एंड RRSC से आए हुए हैं। काफी रेल साथी टेक्नीशियन हैं, ट्रैकमैन हैं, बाबू हैं, तो वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, पदोन्नति के जरिए पदोन्नति पाना चाहते हैं, ग्रुप बी में जाना चाहते हैं, वेलफेयर इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, कोई OS बनना चाहता है, कोई ग्रुप बी में जाना चाहता है, और एक पदोन्नति के लिए सभी रेल साथी कोशिश करते हैं। तो एक हमारा ये माध्यम है कि हमने इसके थ्रू एक चैनल बनाया और उस चैनल के जरिए सभी साथियों को जोड़ने का और उनको आगे बढ़ाने का इस चैनल ने काम किया है। और चैनल को चले हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है, अभी चैनल ज्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन जब चैनल चलाया तो साथी मिलते गए, कारवां बढ़ता गया, सफलताएं मिलती गई। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व है कि इतने कम समय मात्र में ही बिहार क्लासेस के चैनल, बिहार क्लासेस का जो परिवार है, बिहार क्लासेस का जो एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी के मेंबर थे, उन मेंबर्स ने वाकई बहुत अच्छी मेहनत करी और वो आज अपनी मेहनत के बल पे आज उन्होंने रेलवे में पदोन्नति ले ली। आज वो ग्रुप बी APO में भी सिलेक्टेड हो गए रेल साथी। उनमें से काफी वेलफेयर इंस्पेक्टर भी बन गए। लेकिन कभी भी मैंने बिहार क्लासेस के, अभी मैं पिछले दिनों अस्वस्थ रहा तो मैं उनको बधाई नहीं दे पाया। ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो लोग, जो हमारा बिहार क्लासेस का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में तमाम तरह के साथी हैं। ग्रुप बी अधिकारी भी हैं, वेलफेयर इंस्पेक्टर भी हैं, जेई भी हैं, SSC भी हैं,
तैयारी करने वाले ट्रैकमैन, बाबू, खलासी, हेल्पर, टेक्नीशियन सभी प्रकार के लोग हैं। तो VR क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने चैनल के माध्यम से, मैं तो ये कहूँगा, मैं तो ये बात नहीं बोलूँगा कि मेरी वजह से सफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने वीकली टेस्ट दिया है और अपने आप को इस टेस्ट में उन्होंने साबित किया है और उन्होंने सफलताएं प्राप्त की हैं। उनकी लगन थी, उनसे हम मटेरियल लिया, हमसे तैयारी की, उनके जुनून था कि नहीं हमको APO बनना है, हमको ग्रुप बी अधिकारी में जाना है, हमको वेलफेयर इंस्पेक्टर बनना है, हमको JEE का बनना है। तो उन लोगों ने काफ़ी कुछ मटेरियल लिया, तैयारी करी, टेस्ट देते रहे, और मैं कभी नहीं कहता हूं कि वो सेलेक्टेड हो गए। ग्रुप में ही न्यूज़ आ जाती है कि उनका सिलेक्शन हो गया, उनको बहुत बधाई हो। तो VR क्लासेज भी उनको बहुत बहुत बधाई देती है, जिन्होंने मेहनत की, इतने कम समय में हमसे जुड़े और उन्हें सफलता के झंडे गाड़े। अब सवाल यहाँ ये है कि काफ़ी लोगों से पिछले 3-4 महीने से मटेरियल के लिए, सोल्ड पेपर के लिए, एक बेस्ट मटेरियल के लिए कि क्या पढ़ा जाए, किससे हमारी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उसके लिए परेशान थे। तो उसके लिए मैंने आपको स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, 8003826408 हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ। और अभी फ़िलहाल मैं ये जो वीडियो आपको दे रहा हूँ, इसमें मैंने पेपर भी लिया है, और ये मेरा काफ़ी दिनों के बाद वीडियो था, तो मुझे आपको गाइडेंस करने की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी, ताकि कोई रेल साथी परेशान नहीं हो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। और जिन साथियों ने अब तक सफलता पाई है, कुछ महिला रेलकर्मी भी हैं जो VR क्लासेस से जुड़ी हुई हैं और VR क्लासेस के ग्रुप से भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने भी सफलता के झंडे गाड़े हैं और उन्होंने भी पदोन्नति में सफलता प्राप्त की है। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और आप आगे भी तैयारी करते रहें। आगे भी रेलवे बहुत पदोन्नति के चांस देती हैं, तो आप तैयार करें। और चैनल का जो मकसद था वो धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है, सफलता के नए आयाम पर पहुंच रहा है, और अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है हमको चैनल में। और मुझे सबसे बड़ी इस बात की खुशी है कि जो हमारा परिवार था, जिसमें रेल साथी जुड़े थे, जो एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी के मेंबर थे, वो मेंबर सारे सक्सेस हो गए हैं, उन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, उन सभी को बधाई हो। लेकिन फिर भी चैनल से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोग भी मेहनत करें, आपको भी सफलता मिलने वाली है। बस सफल और असफल में यही अंतर है कि वो उन्होंने ठान लिया था कि हमें टेस्ट देना है, हमें मटेरियल पढ़ना है, हमें, और वो टेस्ट भी देते थे, और जब उनकी कॉपी मेरे पास आती थी तो वाकई वो 90+ जाते थे। तो वो सफलता के तो हकदार थे ही, ये तो मैंने शुरू में ठान लिया था कि VR क्लासेस से जो जुड़ गया है, जो ग्रुप में आ गया है, जो VR क्लासेस के नज़दीक आ गया है, उसको तो सफल होना ही होना है एक दिन। तो आप लोगों को काफ़ी मैंने टाइम ले लिया है वीडियो के ज़रिए से, और ये चीज़ें बताना ज़रूरी था, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से अस्वस्थ चल रहा था, तो मैं वीडियो भी नहीं दे पा रहा था। तो इस दौरान काफ़ी सफलताओं के समाचार भी मुझे प्राप्त हुआ। मैं उन सफल व्यक्तियों का बहुत शोर शराबा अल्लाह नहीं करना चाहता, तहे दिल से उनको बधाई। और ये पेपर है जो अब इसका देख लेते हैं हम, इसमें इस पेपर को हम देख लीजिए। कल सीनियर क्लर्क का पेपर है, लेकिन सीनियर क्लर्क के पेपर के साथ ये जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, OS, वेलफेयर इंस्पेक्टर, CSWI, APO एवं ग्रुप बी, ये सब के लिए पेपर काम करता है, केवल एक प्रश्नों का लेवल का अंतर होता है। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 25/8/2022 का पेपर है।
और परीक्षा की अवधि 120 मिनट है, यानी 2 घंटे है। ये आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके साथ ही प्रश्न पत्र 110 प्रश्नों का है, जिसमें 10 प्रश्न राजभाषा के हैं, जो आप सभी पेपर में होता है, ये भी आप जानते हैं। राजभाषा के प्रश्न अनिवार्य नहीं होते हैं, लेकिन आप उनको ले सकते हैं। मैक्सिमम 100 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इनमें मैक्सिमम 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है, लेकिन इस वीडियो में आपके 1/3 नेगेटिव का प्रावधान नहीं है। और इसमें लिखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में किसी प्रकार की काटपीट, करेक्शन, ओवर टाइम की अनुमति नहीं है। चलिए, ये सब आप जानते हैं। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव अंक नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और समय वही 2 घंटे हैं। प्रश्नों की संख्या 110 है। तो हम यहाँ ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 1 पे आ जाते हैं सीधे। प्रश्न नंबर 1 पे ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, व्हाट इज द मेडिकल कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ इन रेलवेज। ये प्रश्न है साथियों आपके सामने, और इसमें मेडिकल कैटेगरी क्लासिफिकेशन का पूछा है मिनिस्ट्रियल स्टाफ का रेलवे में, कि रेलवे के सचिवालय कर्मचारियों के लिए चिकित्सा वर्ग का वर्गीकरण क्या है। तो उसके लिए C1 आता है। तो ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ अपन पहले में A ऑप्शन ले लेंगे। और इस पेपर का मैंने टेस्ट भी ले लिया है ग्रुप के अंदर, जो BR क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैंने इस पेपर का टेस्ट में ले चुका हूँ। तो आप लोग जिन्होंने टेस्ट दिया है, वाकई उनका तो ये बहुत अच्छा समझ में आएगा अच्छी तरह से। लेकिन जो साथी BR क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, वो ओनली काफी फोन आते हैं कि सर हम आपका वीडियो देख के ही काम चला रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी तरह से है। अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो भी आपको दिशा का एक अच्छी तैयारी का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ रनिंग अलाउंस इज टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेटलमेंट ड्यूज ऑफ एंड एम्प्लॉय। रनिंग भत्ते का कितना भाग सेटलमेंट हेतु लिया जाता है। तो इसके लिए साथियों एक सीधा सा फंडा है, एक सीधी सी ट्रिक है। आपको ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं। तो ये जो रनिंग भत्ते का जो भाग सेटलमेंट लिया जाता है, इसमें कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसका सीधा सा सट्टा रट्टा मार लीजिए, ये 55% होता है हमेशा। जैसे पेंशन कम्युनेटेड का 40% होता है, 40% होता है पेंशन कम्युनिटी का, जिसको अपन ने रट रखा है। उसी प्रकार से आप इसका सीधा सा रट्टा मार लीजिए, इसका 55% होता है। इसमें कहीं कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रश्न जब भी आए तो सीधा 55% पर लगाइए, सीधा 55% लगाइए, इसका बिना सोचे समझे लगाइए 55%, 55%। इसमें आपको कहीं कोई सोचने वाली कोई बात नहीं है। अब जैसे पेंशन कम्युनेटेड का आता है 40% आता है, तो अपन उसमें सोचते नहीं है, सीधा 40 लगाते हैं। उसमें क्या सोचना, सीधा प्रश्न पढ़ो और उत्तर दो। वैसे इसका भी प्रश्न पढ़ो और उत्तर दो। अब एक आता है पेंशन रिस्टोर का आता है, तो वो 15 वर्षों के बाद होती है। तो इसका भी रट्टा मार लो, इसमें भी कोई पढ़ने वाली जरूरत नहीं है, कोई तैयारी करने वाली जरूरत नहीं है। ये पेंशन का है कि 15 वर्ष के बाद वो पुनः रिस्टोर हो जाती है। पेंशन के लिए कितने वर्षों के बाद पेंशन पुनः रिस्टोर हो जाती है, तो वो 15 वर्षों के बाद हो जाती है। तो ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, ये केवल एक दिमाग में रखना है। जैसे प्रश्न आया 15 वर्ष लगा दिया, पेंशन कम्युनिटेड का जैसे प्रश्न आया 40% लगा दिया, रनिंग भत्ते का भाग का सेटलमेंट का आया सीधा 55% लगा दिया। तो इन ऐसे इसमें सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, CSWI, वेलफेयर इंस्पेक्टर, इनमें इन प्रश्नों का ऐसा होता है, कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जिनको केवल दिमाग में रखने की जरूरत है। जैसे ही रनिंग भत्ते का भाग का सेटलमेंट पूछे 55% लगाइए, पेंशन कम्युनेटेड का पूछे 40% लगाइए, पेंशन कितने वर्षों बाद रिस्टोर हो जाती है, 15 वर्षों बाद रिस्टोर हो जाती है, तो सीधा 15 वर्ष लगा लिए। जैसे आप VRS के लिए 20 वर्ष याद रखते हैं
कि BRS 20 वर्ष की नौकरी के बाद आप VRS ले सकते हैं, 20 वर्ष की नौकरी के बाद आप मानार्थ पास ले सकते हैं, 10 वर्ष की नौकरी रेलवे में आपकी हो जाती है तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। तो ये फिक्स डाटा है, ये फिक्स डाटा है, ये फिक्स आंकड़े हैं, इनको आपको याद रखना है। रनिंग भत्ते का कितना भाग सेटलमेंट है तो लिया जाता है, तो 55% लिया जाता है। पेंशन कम्युलेटेड के लिए कितना लिया जाता है, तो 40% लिया जाता है। कितने वर्षों बाद पेंशन रिस्टोर हो जाती है, तो 15 वर्षों बाद हो जाती है। रेलवे में कितनी नौकरी के बाद आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं, तो 10 वर्षों की नौकरी के बाद आप हकदार हो जाते हैं। और यदि वो आपसे पूछता है कि कितने रेलवे सेवा के बाद आप VRS ले सकते हैं, तो आप 20 वर्ष की सेवा के बाद आप VRS ले सकते हैं। कितने वर्ष की सेवा के बाद आप मानार्थ पास के हकदार हो जाते हैं, तो 20 साल की सर्विस के बाद आप मानार्थ पास के हकदार हो जाते हैं। तो ये फिक्स आंकड़े हैं, इनको आपको एक बार कॉपी में रख के एक बार दिमाग में रखना पड़ा। अब ये प्रश्न ऐसे हैं, ये 5-6 प्रश्न ऐसे हैं जो अभी घूमते रहते हैं। अब जिसने इसको एक बार दिमाग में बिठा लिया उसके ये सही हो जाएंगे। अब वहां तो कंपटीशन में एक एक प्रश्न की लड़ाई हो जाती है, वहां तो एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से प्रश्न पढ़ने हैं, ये आप हमारे वीडियो से ही समझ पाएंगे। और हमने जो नोट्स तैयार किए हैं बिहार क्लासेस के, वो इसी हिसाब से तैयार किए हैं, इसी हिसाब से दिया जाता है क्वेश्चन बैंक कि उनको पढ़ने के बाद आप एक दमदार तैयारी की ओर अग्रसर होते हैं और सफलता की ओर आप अग्रसर होते हैं। अब जैसे प्रश्न नंबर 3 है, तो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें बताया गया है HRMS बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है। तो जो HRMS बनाया गया है, तो सबसे पहले तो आपकी इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है, आप सभी के लोगों को पता होगा। अब सवाल यह है कि मुझे इस वीडियो में एक एवरेज लेके पढ़ाना पड़ता है। ऐसे भी लोग हैं जो 90+ चल रहे हैं। अब 90+ जो लोग चल रहे हैं तो वो तो बहुत हाई लेवल है, मुझे 90+ के हिसाब से थोड़ी पढ़ाना पड़ेगा वीडियो में। मुझे तो एक जो नया लड़का भर्ती हुआ है, जो एक नया लड़का रेलवे में आया है, अभी वो कुछ नहीं जानता, उसको HRMS की फुल फॉर्म ही नहीं पता, तो मुझे तो एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से वीडियो बनाना पड़ता है, एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से समझाना पड़ता है, एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से मुझे वो सारी चीजें क्लियर करनी पड़ती है। मुझे एक एवरेज स्टूडेंट के अनुसार सब कुछ लेके चलना होता है। अब जिन लोगों को सिलेक्शन हो गया, अब वो 90+ स्कोर करते हैं पेपर में, तो 90+ स्कोर करेंगे तो उनका लेवल बहुत हाई है। लेकिन एक जो रेलवे में कल परसों आया है, साल 2 साल में आया है, उसको तो अभी उस रेल साथी को तो यही पता नहीं है कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, मुझे कौन से नोट्स पढ़ने हैं, मुझे कौन से पेपर पढ़ने हैं, मुझे कौन से क्वेश्चन बैंक पढ़ने हैं। तो उसमें और एक 90+ से अधिक स्कोर करने वाले में दिन रात का फर्क होता है। तो मुझे एक बहुत छोटे से लो लेवल से लेकर के एक बड़े लेवल तक चलना होता है। तो मेरा लेवल हमेशा यही रहेगा ताकि एक एवरेज स्टूडेंट को लेके मैं चल सकूं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और एक किसके द्वारा बनाया गया था, तो एक क्रिस के द्वारा बनाया गया था। आपका यहाँ ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ए यहाँ जो CIRS की जो फुल फॉर्म है वो भी आप देख लीजिएगा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो यह आपका तीसरा प्रश्न था। इसी प्रकार से आपका चौथा नंबर का प्रश्न है, एक दिन में 10 घंटे बाहर रहने पर देय यात्रा भत्ता का प्रतिशत क्या है। What is the percentage of traveling allowance if an employee is out of his headquarter for 10 hours? तो ये 10 घंटे से बाहर रहने कर की बात कर रहा है, तो सीधा साथ इसके लिए आपका 70% हो जाएगा। इसमें कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन ये भी आपके एग्जाम में गलत हो जाते हैं कई बार, तो अपन यहाँ C ऑप्शन ले लेंगे, 70% हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न के बारे में इतने ऑब्जेक्शन आते हैं कि आज भी ये कई रेल साथियों का ये प्रश्न क्लियर नहीं है। उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है कि ये जो डॉक्टरों का, रेलवे डॉक्टर को वेतन के कितने प्रतिशत के दर से NPA का भुगतान किया जाता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सैलरी बीइंग पेड
टू डू डॉक्टर्स एज एनपीए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है ये होता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। अब ये कितना है, ये था क्या, C1 पे जो सीपीसी कमीशन था उससे पहले ये 25% था। तो काफी लोग, काफी जो रेल्स आती हैं वो इस प्रश्न को गलत कर बैठते हैं, लेकिन अब C1 पे कमीशन के बाद ये 20% हो गया। तो इसको आप हमेशा, अब जो वर्तमान में जो राइट आंसर है वो 20% है। अब इसमें क्या होता है कि काफी लोग गलत कर बैठे हैं, और कई बार रेलवे पेपर जो होता है उसमें आंसर की में भी गलतियां आती हैं। अब जैसे इसी पेपर की आंसर की थी तो उसमें ये 25% दे रखा था, जबकि ये 25% उत्तर गलत है। जो डॉक्टरों का एनपीए जो वर्तमान में है वो 20% है। और इस प्रश्न के इतने ऑब्जेक्शन आते हैं, कई बार डायरेक्ट कॉल भी आते हैं मेरे पास कि सर डॉक्टरों का एनपीए का प्रतिशत कितना है, तो वो 20% है, आप कंफ्यूज नहीं हो। ये जो 25% है ये C1 पे सीपीसी कमीशन का पहले का था। तो इस प्रकार से ये इस प्रश्न की राम कहानी है। एनपीए के अंतर्गत आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। पहले ये 25 था, पहले ये 25 था, 25% कब था ये 6 पे कमीशन में था, लेकिन अब 7 पे कमीशन में ये पहले 6 पे कमीशन में था, लेकिन अब 7 पे कमीशन में ये 20% है। तो आप इसको कहीं कोई कंफ्यूज नहीं है, हाँक मीच के 20% लगाइए। बाकी इसमें जो रेल्स आती हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं। उसी प्रकार से हम छठे प्रश्न की बात करें, ये मातृत्व अवकाश का प्रश्न है, मैटरनिटी लीव का प्रश्न है, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न की हम बात करें तो ये प्रश्न जो है, मातृत्व अवकाश की अधिकतम अवधि क्या है सप्ताह में। देखिए यहाँ मैं आपको सभी तरह से बताता हूँ, ये जो मैटरनिटी लीव मिलता है ये रेलवे फीमेल एम्प्लॉय को मिलता है। आप ये सभी, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड दैट कैन बी अवेलेबल एज मैटरनिटी लीव इन वीक्स में पूछा है। तो ये जो 180 दिन का मिलता है अपने को मातृत्व अवकाश, आप ये तैयारी कर रहे हैं तो ये जानते हैं, सभी जानते हैं होंगे, मैक्सिमम जानते होंगे कि रेलवे फीमेल एम्प्लॉय को ये जच्चा बच्चा होने पर जब डिलीवरी होती है महिला की, तो ये 2 बच्चों तक मान्य है, शुरू के 2 बड़े बच्चों तक ये मान्य है। और ये 180 दिन का जो लागू हुआ था वो 1/9/2008 से लागू हुआ था, 1/9/2008 से लागू हुआ था। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि कई बार ये दिनों में पूछता है, तो दिनों में पूछे तो 180 दिन आ जाएगा। कई बार ये महीनों में पूछ लेता है, तो महीनों में ये 6 वीक, आप 6 मंथ ले लोगे आप इसको। और कई बार ये क्या पता है सप्ताह में पूछ लेता है, फिर सप्ताह में पूछेंगे तो फिर इसको आप 26 सप्ताह लेोगे। आपको यहाँ याद तीनों रखने हैं। देखिए याद क्या रखने हैं, अच्छा यहाँ याद आपको ये रखना है कि जो रेलवे महिला एम्प्लॉय होती है उसके जब डिलीवरी होती है तो दो डिलीवरी पर, प्रथम 2 डिलीवरी पर ये अवकाश देगी है। और ये कितने दिन का देगी है, ये 180 दिन का देगी है, ये 180 दिन का देगी है। और कब तक कितने बच्चों पर देगी है, 2 बच्चों पर देगी है। अब इसको अगर मंथ में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 6 मंथ लेंगे। और यदि वो वीक में पूछता है, जैसे इस प्रश्न में इन्होंने यहाँ वीक में पूछा है, तो फिर हम इसको 26 सप्ताह लेंगे, तो ये 26 सप्ताह लेंगे। तो आपके 26 सप्ताह 6 मंथ 180 डेज, तो ये हो गया। अब ये जो 180 दिन का जो नियम लागू हुआ था ये 1/9/2008 से लागू हुआ था रेलवे में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये 1/9/2008 बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है। ये 1/9/2008 को ही ACR से APR में कन्वर्ट हुई थी, ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। और ये MECP भी जो आपकी आई थी वो भी 1/9/2008 को ही आई थी। MECP भी जो आई थी वो 1/9/2008 को ही आई थी। तो ये जो 1/9/2008 है ये डेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेट का आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जो ये मैटरनिटी लीव है 180 दिन मिलती है, ये विवाहित महिला के लिए भी लागू है और अनमेरिड महिला के लिए भी लागू है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, मैरिड और अनमेरिड दोनों महिलाओं के लिए ये लागू है। इस प्रश्न में आप ये भी
ध्यान में रखिएगा। चलिए हम चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम लीव सैलरी कितने दिनों के लिए दी जा सकती है? तो ये प्रश्न तो बहुत बार आया और बड़ा अच्छा प्रश्न है। एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट लीव सैलरी कैन बी पेड फॉर मैक्सिमम हाउ मेनी डेज? तो जब सेवानिवृत्ति के समय जो हमको पेमेंट होता है एलएपी का, वो 300 एलएपी का ही पेमेंट होता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप 300 एलएपी तक ही जोड़ सकते हैं और 300 एलएपी का भुगतान ही अपने को सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है। यदि मान लीजिए आप 300 प्लस जोड़ लेते हैं, तो 300 प्लस जोड़ लेते हैं तो वो 300 प्लस आपकी लैप्स हो जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट के समय हमें 300 एलएपी का ही भुगतान किया जाता है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सेवन पे कमीशन है, 7 सीपीसी है, उसमें ये भी रूल आ गया है कि यदि आप 300 एलएपी नहीं जोड़ पाते हैं, 150 एलएपी जोड़ लेते हैं, तो 150 में 150 एचएलएपी जोड़ के आपको 300 छुट्टियों का नकदीकरण कर दिया जाएगा। ये भी आप यहाँ ध्यान रखें। तो और इसके अलावा भी यदि आप बीच में भी नकदीकरण करवा सकते हैं, बीच में जैसे 60 एलएपी का नकदीकरण होता है, बीच में 60 एलएपी का नकदीकरण होता है, तो वो 60 एलएपी का नकदीकरण कैसे होता है? वो 10-10 के टुकड़ों में 6 बार होता है और प्रत्येक 2 ईयर्स के गैप पे होता है, प्रत्येक 2 ईयर्स के गैप पे होता है। उसके लिए आपके अकाउंट में मिनिमम 40 एलएपी होना जरूरी है, क्योंकि 10 का तो आप नकदीकरण करा लेंगे, तो फिर मिनिमम 30 होना जरूरी है। अगर मिनिमम 30 नहीं रहती है तो फिर ये 10 एलएपी का नकदीकरण नहीं होना, ऐसा नहीं करवा सकते। ऐसा अपन सर्विस काल में 6 बार करवा सकते हैं, 10-10 के टुकड़ों में 6 बार करवा सकते हैं और 2 वर्ष के गैप पे आप ये करवा सकते हो। तो चलिए अब 8 नंबर की तरफ चलते हैं। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आप सभी जानते होंगे। मुख्यालय से संबंधित मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप बैक में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय आप सभी जानते होंगे, और जब आप आरआरसी की तैयारी कर रहे होंगे, जब से ही जानते होंगे, तो रट गया होगा ये तो प्रश्न आपके। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ WCR? तो उसके लिए जबलपुर है साथियों। और ये जो 9 नंबर का प्रश्न है ये भी बहुत अच्छा है। RLC का पूरा नाम पूछा है, तो RLC का यहाँ पूरा नाम है जो रीजनल लेबर कमिश्नर हो जाएगा। R से हो जाएगा आपका रीजनल, L से हो जाएगा लेबर, और C से हो जाएगा आपका कमिश्नर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन C आपका यहाँ एक्यूरेट बैठ जाएगा, रीजनल लेबर कमिश्नर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है साथियों 10 नंबर का प्रश्न है, 10 नंबर में लेते ये आ गया है, भारतीय रेलवे में कुल कितने क्षेत्रीय रेलवे हैं? तो मैंने अभी ऊपर इसका एक्सप्लेन किया है। इसमें अपन 18 जोन लेंगे और 18 जोन के साथ अपन 68 डिवीजन लेंगे और 21 RRB लेंगे, जो ये है 21 RRB लेंगे और 17 RRC लेंगे, 17 RRC लेंगे। इन्हीं उत्तरों को, ये जो मैं बता रहा हूं, इन्हीं को रेलवे अब तक सही मानता चलता आ रहा है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में हम इतना ही लेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम 11 से आगे चलेंगे, 11 प्रश्न से आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो काफी कुछ बताना था इस वीडियो में। उन लोगों को भी धन्यवाद देना था जिन्होंने अभी सफलता के झंडे गाड़े हैं, और आप लोगों को गाइड भी करना था और नए रेल साथियों को गाइड भी करना था। और ये वीडियो उनके लिए भी था जो मटेरियल के लिए डेली परेशान हो रहे थे, कॉल कर रहे थे, प्रीवियस पेपर, सोल्ड पेपर्स, मटेरियल, क्वेश्चन बैंक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स, कौन सी बुक पढ़े, उन सब के लिए ये वीडियो देना जरूरी उचित मैंने समझा। इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा मेरी तरफ से गाइडेंस का काम करने का काम किया है। तो इस पेपर में आपको एक जो गाइडेंस के लिए जो काम किया है उसकी वजह से इसमें अपन 10 प्रश्न ही सोल्व कर पाए हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट लेंगे उसमें हम
11 से आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। करते रहिए तैयारी, देखते रहिए हमारे वीडियो, और आप भी अपने जो सपने हैं सब पदोन्नति के, उनको पूरा कीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।